अगर आपको HTML आती है और आप इस तरह की वेबसाइट्स बनाते हो जो कि सिंपल और बेसिक दिखती हैं, जो कि पुराने ज़माने की वेबसाइट की तरह लगती, ठीक है, और आप अपनी वेबसाइट्स को, अपने स्ट्रक्चर को, HTML के स्ट्रक्चर को ऐसे से ऐसा बनाना चाहते हो जो कि जिसमें ब्यूटीफुल एड वेबसाइट्स होंगी, स्टाइलिंग ऐड करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ सीखने वाले हैं। हम CSS सीखने वाले हैं जो कि आपकी वेबसाइट को इस तरह से इस तरह बदल देती हैं। ये हमारी कोर्सेज सीरीज़ का जो है दूसरी वीडियो है जिसमें हम वो चीज़ें सीखते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में एक्चुअली यूज़ होते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बना चुकी है जिसमें HTML को 23 मिनट्स में एक्सप्लेन किया है। HTML का सिर्फ वो चीज़ एक्सप्लेन की हैं जो रियल वर्ल्ड में यूज़ होती हैं। इसी तरह हमारी आज की दूसरी वीडियो में हम CSS को एक्सप्लेन करेंगे जो कि आप एक्चुअली क्लासेस को, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करोगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है ना, तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपको HTML आती है, ठीक है। तो HTML इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML जो है, सिंपल से बात है कि HTML स्ट्रक्चर बनाती है वेबसाइट का। जैसे मैंने आपको अभी वेबसाइट दिखाई थी, स्ट्रक्चर थी वो। CSS का मतलब ये है सिंपल सा कि ये आपकी वेबसाइट को स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है। C का मतलब कास्केडिंग, S का मतलब स्टाइल, S का मतलब शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट जो है इसके फुल फॉर्म होती है। जब HTML बनी थी तो वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा बेसिक दिखती थी। जैसे कि विकीपीडिया आप देखते हैं ना, तो पहले ज़माने में वेबसाइट बहुत ज़्यादा बेसिक दिखती थी। उसके बाद CSS जो है, कई साल बाद जो है CSS बनाई गई, जिसके ज़रिए आपकी वेबसाइट जो है इंटरेक्टिव दिखती है, जिसके ज़रिए आपकी वेबसाइट ब्यूटीफुल दिखती है। फिर उसके बाद जो है इसमें तब्दीलियाँ आती गई, वर्जन आते गए, और आज की दौर में वेबसाइट्स जो है इतनी प्रीमियम हो गई, इतनी एनिमेशंस, उसमें इतने ट्रांजिशंस लग चुके हैं कि आप देख के नहीं बता सकते कि वेबसाइट किस कैसी टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन उनके बैकएंड पे जो बेसिक टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो है CSS, ठीक है। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे CSS होती क्या है। CSS वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाती है, और आज आज की वीडियो में हम वही चीज़ देखेंगे जो कि आप रियल वर्ल्ड में चीज़ें करोगे। जैसे प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं CSS की, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप सीखोगे, ठीक है। जो कि रियल लाइफ में यूज़ भी नहीं होती, लेकिन 100 प्रॉपर्टीज़ में से आप 20 प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि रियल लाइफ में यूज़ करोगे। तो इस वीडियो में आपको 20 प्रॉपर्टीज ऐसी सिखाई जाएंगी, नोट 20, मतलब काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी सिखाई जाएंगी जो कि एक्चुअल लाइफ में यूज़ होंगी। CSS को ऐड करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका इनलाइन CSS, दूसरा तरीका इंटरनल CSS, तीसरा तरीका एक्सटर्नल CSS। हम तीनों तरीकों को जल्दी से प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये मैंने VS कोड में एक फोल्डर ओपन किया हुआ है CSS के नाम से। इसके अंदर 2 फाइलें बनाएंगे। सबसे पहले हम एक बनाएंगे index.html जो कि हमारी वेबसाइट का जो इंटरफेस होगा वो दिखाएगी, और एक हम बनाएंगे style.css जो कि जिसके ऊपर हम कम्प्लीटली स्टाइल्स लिखेंगे, ठीक है। अभी हम ये 2 फाइलें बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पहला तरीका आप इस CSS को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। 1 मिनट में फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर ले इसको। ओके, यहाँ पे एक मैं H1 लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए CSS कोड। अब हम तीनों तरीके से देखेंगे कि इसको मैं स्टाइलिंग कैसे कर सकता हूँ। इसका H1 का कलर मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। पहला तरीका है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब ये है कि आपके index.html की फाइल के अंदर ही हम CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि आपका टैग नजर आ रहा है ना, इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे स्टाइल नाम का। इसके अंदर हम लिखेंगे कलर, और ऐसे कलर के अंदर जो है मैं इसको कलर कर दूंगा रेड। तो कुछ ऐसा जो है एट्रीब्यूट लिखा जाता है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज लिखी जाती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखी जाती हैं जो कि लगती हैं आपके HTML की एलिमेंट को जो है स्टाइल करती हैं। अगर मैं इसको देखूंगा ब्राउजर पर तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपके सामने। तो ये देखें, इसका कलर जो है रेड हो चुका है। ये है एक तरीका CSS को इम्प्लीमेंट करने का इनलाइन CSS के जरिए। दूसरा तरीका है कि आप जो है वो एक index.html के अंदर स्टाइल जो है वो एक टैग आता है जो कि हेड टैग के अंदर लगता है, बॉडी के अंदर नहीं लगता है। हेड टैग के अंदर लगाना, आपने स्टाइल टैग लगाना है। इसके बाद आपने H1 को सिलेक्ट करना है, H1 लगा के इसको सिलेक्ट करना है, उसके अंदर कलर रेड लगा देना है। अभी आप सिर्फ ये देखेंगे CSS को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अभी हम ये नहीं देखेंगे मैंने ये क्या लिखा है, H1 क्यों लिखा, कलर क्यों लिखा, रेड क्यों लिखा है, ये हम आगे देखेंगे। तो ये अब कलर जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये दूसरा तरीका था CSS को इम्प्लीमेंट करने का, कैसे स्टाइल टैग के, ठीक है। और तीसरा तरीका जो है वो है कि आप एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल बनाई है style.css की। इसके अंदर हम स्टाइलिंग लिखते होते हैं। जैसे मैं इसके अंदर लिखता हूँ H1 और इसके अंदर मैं कलर लगा देता हूँ रेड। तो यहाँ पे अभी ये दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इस एक्सटर्नल फाइल को हमारे index.html के साथ अटैच भी करना होता है। तो अटैच करने के लिए हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं जो कि हेड टैग के अंदर लगेगा, और यहाँ पे CSS को इम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे हरीफ के अंदर हमारी फाइल का जो पाथ है वो आएगा, जो कि मेरे फाइल का नाम है style.css। तो यहाँ पे आ गया, और ये मेरा H1 टैग जो है वो कलर रेड हो चुका है।
तो ये 3 तरीके थे CSS को इम्प्लीमेंट करने के, होप सो आप समझ चुके हो। आगे बात करते हैं कि CSS को अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने HTML को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसकी स्टाइलिंग की। ठीक है, तो आप यही देखेंगे कि आप सिलेक्टर्स, डिफरेंट सिलेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के सिलेक्टर, वो हम देखेंगे इस पार्ट में। तो सिलेक्टर सबसे पहले हम डिफरेंट टैग्स बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। H1 बना हुआ, एक पैराग्राफ बना हुआ है, लोरम 12। ठीक है, इसके बाद एक स्पैन बना हुआ है, हेलो। उसके बाद UL स्टार लिस्ट बना हुआ है, और LI जो है वो मैं लेकर लगा देता हूँ हेलो नाम, और एक LI लगा देता हूँ डॉट क्लास लगा के लिस्ट आइटम नाम की, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो टू। ये कुछ नहीं, ये मैंने HTML का स्ट्रक्चर लिखा हो जिसके अंदर एक H1 टैग है, एक पैराग्राफ टैग है, एक स्पैन टैग है, एक UL के अंदर एक ID लगी हुई है, जो कि आप HTML में सीख के आए होंगे कि ID कैसे लगाते हैं और क्लासेस जो है कैसे लगाते हैं। ठीक है, ID जो है वो एक पेज के अंदर सिर्फ एक ही लगती है, क्लासेस जितनी मर्जी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। इसको अब हम स्टाइल करेंगे डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट सेलेक्टर से। सबसे पहला सेलेक्टर है कि आप टैग, सिंपल सिंपल टैग का यूज़ करें। जैसे टैग में H1 है, तो मैं H1 का यूज़ करूँगा और इसको सिलेक्ट कर लूँगा, H1 लिखूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिखूँगा, प्रॉपर्टी का नाम होगा कलर, और उसकी वैल्यू होगी रेड। ये कुछ ऐसा सिंटैक्स दिखता है CSS का, जिसमें पहला जो है वो सिलेक्टर का नेम आता है, जो कि टैग भी हो सकता है, और यूनिवर्सल सिलेक्टर भी हो, तो कोई भी सिलेक्टर हो सकता है। दूसरी चीज़ जो आती है वो है प्रॉपर्टी नेम, और तीसरी जो है उसकी वैल्यू आती है, और करली ब्रेसेस के अंदर इसको लिखा जाता है। तो ये सिंटैक्स है। और अब हम सिलेक्टर देखते हैं। सबसे पहला सिलेक्टर था कि हम टैग से किसी भी टैग का नेम, जो HTML का टैग है, जैसे स्पैन हो गया, UL हो गया, हम इसको सिलेक्ट करके कलर कर सकते हैं। जैसे LI टैग जो है इसके अंदर में लिखा हुआ है, तो वो भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ सिलेक्ट करके। तो ये था सिलेक्टर, जिसको टैग्स की मदद से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सिलेक्टर होता है क्लास सिलेक्टर। जैसे मैंने क्लास लगाई है यहाँ पे LI के अंदर, लिस्ट आइटम हेलो टू के ऊपर। हेलो टू का मैं अब जो है क्लास के मदद से सिलेक्ट कर सकता हूँ। काफ़ी सारी हमारी ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके ऊपर क्लासेस लगी होती हैं, तो उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कैसे सिलेक्ट करना है? क्लास को हम लगाने से पहले यहाँ डॉट लगाएंगे, और डॉट के बाद क्लास का नाम लिखेंगे, जो कि क्लास का नाम है लिस्ट आइटम। उसके बाद बाकी सारा कुछ वैसे ही होगा जैसे कि हम लिखते हैं, प्रॉपर्टी का नेम और उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ सिलेक्टर होता है क्लास सिलेक्टर, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपल डॉट लगाते हैं, जिसको हम बता रहे हैं कि हम ये क्लास यूज़ करने वाले हैं, क्लास को सिलेक्ट करने वाले हैं। क्लास का नेम लिखेंगे जो कि हमने HTML में लिखा था, और इसका कलर जो है वो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ग्रीन कर दे तो ये ग्रीन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा सिलेक्टर हम देखते हैं। तीसरा सिलेक्टर जो है वो है ID सिलेक्टर। ID को सिलेक्ट करने के लिए ना, जैसे हमारे HTML के स्ट्रक्चर में एक ID है जिसका नाम है ID दी हुई है लिस्ट्स। ठीक है, जो कि पूरे के पूरे लिस्ट को, कंटेनर को सिलेक्ट करेगी। ठीक है, तो हम ID सिलेक्ट करने के लिए हम हैशटैग लगाते हैं, और उसके बाद ID का नाम लिखते हैं, और उसके बाद इसको बैकग्राउंड हम दे देते हैं, कोई भी कलर रेड दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरी की पूरी कंटेनर के ऊपर बैकग्राउंड लग चुका है। इस तरह हम अपनी क्लास और अपनी ID को और अपने टैग के नाम से अपने प्रॉपर्टीज को, अपने HTML के एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। ये थे 3 तरीके सेलेक्टर्स। अब हम बात करते हैं चौथे तरीके की। अब हम बात करते हैं चौथे तरीके। चौथा तरीका है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब ये है कि पूरे के पूरे HTML के ऊपर जितने भी टैग आ रहे हैं उसके अंदर, बेशक पूरा का पूरा वेबसाइट का कंटेंट जो index.html फाइल बनी हुई है, इसके ऊपर जितने भी टैग्स आ रहे हैं, सबके ऊपर जो है वो ये यूनिवर्सल जो है सिलेक्टर जो है क्लास अप्लाई हो जाएगी। इसको हम सिलेक्ट करते हैं स्टार से। स्टार का मतलब होता है कंप्लीट ऑल। ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके बाद कलर लिखेंगे, उसके अंदर रेड लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे जितने भी टैग्स हैं वो सारे के सारे रेड हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर सेलेक्ट किया, जिसकी वजह से सारे के सारे टैग जो हैं वो रेड हो चुके हैं। तो ये था यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो कि इसका यूज़ केस ये है कि हम इसको अपने वेब पेजेस की रीसेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मार्जिन हम यूज़ कर सकते हैं 0 पिक्सल। काफ़ी आपने देखा होगा पैडिंग 0 कर देते हैं लोग। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। तो ये हमारे अपने जो है वेबसाइट के अंदर रीसेटिंग के लिए यूज़ होता है। ये हम आगे बाद जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको समझ आएगी यूनिवर्सल सिलेक्ट। ठीक है, अगला सिलेक्टर जो है वो है ऑल सिलेक्टर, मतलब कि आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप सेलेक्टर यहाँ पे भी देखेंगे ग्रुप सेलेक्टर है। इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग है, और इसके अलावा पहले तो हेडिंग,
जो कि मैं टैग से सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हेलो टू लिखा हुआ है जिसकी क्लास है लिस्ट आइटम, इन दोनों के ऊपर कलर जो है वो रेड लग जाए। तो इन दोनों के ऊपर कलर रेड लग चुका है। कैसे लग चुका है? यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर काम किया। ग्रुप सेलेक्टर का काम सिंपल सा है कि आप कोमा लगा देते हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि H1 के ऊपर भी कलर आ जाए और पैराग्राफ के ऊपर भी इससे प्रॉपर्टीज अप्लाई हों। इसके अलावा जो है मैं चाहता हूँ कि स्पैन के ऊपर भी अप्लाई, तो तीनों को लगा दिया, कोमा लगा दिया, और उसके बाद कलर लगा के मैं इनको ग्रीन कर। तो ये तीनों ग्रीन हो चुके हैं। क्यों ग्रीन हो चुके हैं? क्योंकि मैंने तीनों को सिलेक्ट किया। मैंने कहा कि तीनों के ऊपर जो है ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होनी चाहिए। तो ये कहलाता है ग्रुप सिलेक्टर। होप सो आप जो है वो टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्टर्स की जो कहलाते हैं एडवांस सिलेक्टर, जिसमें हम देखेंगे डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर का मतलब ये है कि आप कभी कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि आप चाहते हैं कि मैं यूएल के अंदर, लिस्ट के अंदर, लिस्ट आइटम का जो है कलर चेंज कर। मतलब आपके अंदर आपके पास कुछ ऐसा यूज केस हो सकता है कि जैसे आपके पास एक div डॉट आइटम है, उसके बाद div डॉट आइटम, मतलब आपके पास दो क्लासेस हैं आइटम आइटम। आप चाहते हैं कि पैराग्राफ जो लिखा हुआ है लोरम 12, और यहाँ पे भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है लोरम 12, ठीक है। आइटम नहीं, मैं इसको कह देता हूँ आइटम 1 और इसको कह देता हूँ आइटम। आपके पास कुछ ऐसा जो है स्ट्रक्चर होगा जो इससे डिफरेंट हो सकता है। जब आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको समझ आएगी इस चीज़ की, ठीक है। मेरे पास दो डिव हैं। मैं चाहता हूँ कि इस डिव के अंदर जो पैराग्राफ नंबर 2 है ना, सिर्फ ये दूसरा पैराग्राफ है, सिर्फ ये जो है वो कलर इसका चेंज हो, बाकी कलर चेंज ना हो। अगर मैं डिव का सेलेक्ट करूँ उसके बाद पैराग्राफ सेलेक्ट करूँगा तो ये क्या होगा कि कलर जो है वो चेंज करेगा रेड। तो इससे क्या होगा, दोनों कलर रेड हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो आइटम नंबर 1 है, जो क्लास नंबर आइटम नंबर 1 है, आइटम नंबर 2 है, उसके अंदर एक पैराग्राफ होगा, उसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो उसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए रेड हो चुका है। कैसे रेड हुआ? इसमें मैंने डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज़ किया है। मतलब ये कि पेरेंट आइटम नंबर 2 जो है क्लास, जो कि डिव नंबर 2 है, ये पेरेंट है और इसका चाइल्ड जो है वो है पैराग्राफ। तो मैंने क्या किया, इसका चाइल्ड सेलेक्ट कर लिया। इसमें कोमा नहीं लगाया मैंने। कोमा लगाऊंगा तो ये ग्रुप सेलेक्टर बन जाएगा। आपने डिसेंडेंट सेलेक्टर में कोमा नहीं लगाना, ठीक है। तो ऐसे नेस्टेड स्टाइलिंग हम कर सकते हैं। नेस्टेड काफ़ी सारे क्लास के अंदर क्लास होते हैं, क्लास के अंदर क्लास होती है, क्लास के अंदर आईडी होती है। ऐसे डिफरेंट चीज़ों को हम सिलेक्ट करके उनको कलर कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे यूज़ केस आपको देखने को मिलेंगे। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको समझ आएगी। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपने प्रैक्टिस करनी है और चीज़ों को समझना है। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट जब आपके माइंड में बैठ जाएंगे तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, फिर आपको समझ आएगी इस चीज़। तो ये थे सिलेक्टर्स जो कि आपने सीखे। उम्मीद है आप सबको इन चीज़ों की भी समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ और टैग्स के, प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यूज़ के बारे में, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके। CSS के अंदर प्रॉपर्टीज़ ही होती है, ठीक है। जैसे HTML के अंदर टैग्स होते हैं, CSS के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कलर। कलर मैंने आपको दिखा दिया है कि H1 जो है वो हम पकड़ेंगे और उसको कलर लगा देंगे और उसकी वैल्यू जो है रेड दे देंगे। तो कलर जो है वो ऐसे सिलेक्ट सकता है, ठीक है। कलर लगाने के 4-5 तरीके हैं। एक तो तरीका, मतलब कलर की प्रॉपर्टी तो कलर ही होगी, लेकिन वैल्यू लगाने के तरीके काफ़ी सारे अलग होते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया स्पैन को, इसके अंदर कलर एक प्रॉपर्टी है जो कि प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी। सेमीकोलन लगाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू देनी है ना, वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। वैल्यू आप कई तरीके से दे सकते हैं। एक तो आप सिंपल नेम दे सकते हैं कलर का, जो कि रेड दे दिया, या फिर ग्रीन दे दिया, या फिर ब्लू दे दिया, या फिर जो है वो पर्पल दे दिया। काफ़ी सारे कलर्स जो हैं CSS के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो है रेफरेंस के लिए CSS के ऊपर जा सकते, ChatGPT के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं कि कलर की कौन कौन सी वैल्यू जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। तो मैं रेड लगा सकता हूँ। एक तरीका ये है कलर देने का। दूसरा तरीका है कि आप हेक्स कोड दे सकते हैं। मतलब कलर देने के काफ़ी सारे कोड्स मिलते हैं। आप ChatGPT के ऊपर या गूगल को सर्च करेंगे ना कलर कोड्स, तो आपको समझ आ जाएंगे। वहाँ पे कलर आएगा, FF आ गया, या FFFF आ गया, ठीक है। ऐसे कलर, काफ़ी सारे कलर होते हैं, तो इनको सिलेक्ट कर सकते हैं आप ऐसे। जैसे मैंने ये कलर लगा जो कि #000, ये कोड है। कोड जो है बाद में कन्वर्ट हो जाता है कलर में, और उसका कलर जो है अब ये ब्लैक है। क्यों ब्लैक है? क्योंकि इसका मैंने कोड जो दिया है वो दिया है। अब मैं रेड कर देता हूँ तो रेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका है कलर लगाने का, कलर की वैल्यू लगाने का। तीसरा तरीका है RGB। RGB जो है वो एक पैटर्न होता है जिसको हम यूज़ करके कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ और 0 दे देता हूँ और 0 दे देता हूँ। टोटल 3 वैल्यू होती है, इसके अंदर 4 ही वैल्यू होती है, तो 3 वैल्यू होती है, कोमा देगी। तो ये कलर जो है वो ब्लैक हो चुकी है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँगा तो RGB वैल्यू कुछ ऐसी होगी,
ठीक है, जो कि 17900 हो। तो RGB के जरिए भी हम कलर दे सकते हैं। बेसिकली ये थोड़े से एडवांस जो हैं चीज़ें हैं, या आगे हम चीज़ें देखेंगे ना तो हम समझ जाएंगे चीज़ों को। RGB क्या होता है, हेक्स कोड क्या होता है। अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि आप कलर दे सकते हैं रेड, नेम से आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था कलर प्रॉपर्टी। आगे हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी काफ़ी सारे टैग्स को जो है बैकग्राउंड कलर करना है। जैसे कि मैंने हेडिंग को बैकग्राउंड कलर करना है, तो मैं बैकग्राउंड कलर इसको कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? H1 को सिलेक्ट करूंगा और बैकग्राउंड कलर दे दूंगा इसका रेड। तो ये बैकग्राउंड इसका कलर रेड हो चुका है। तो ऐसे आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज जो है, बैकग्राउंड कलर किसी भी चीज़ के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक डिव है जिसका नाम है आइटम नंबर 1। इसके ऊपर मैं करना चाहता हूँ कलर, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में इसका करना चाहता हूँ पर्पल, और इसका कलर जो है वो मैं करना चाहता हूँ वाइट। तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, या देखने के मैंने बैकग्राउंड कलर इसका पर्पल किया और टेक्स्ट इसका वाइट कर दिया, तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये थी टोटल 2 प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने जो है वो 2 प्रॉपर्टीज देखी हैं, और CSS के सिलेक्टर्स देखे हैं, और CSS को इंप्लीमेंट कैसे करना है ये देखा है, ठीक है। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, उसके बाद वीडियो में दोबारा आइए। अब हम बात करते हैं कि टेक्स्ट को स्टाइल कैसे करना है, ठीक है। टेक्स्ट को स्टाइल करने की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज जो कि आपके सामने लिखी हैं। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, टेक्स्ट लाइन, लाइन हाइट। तो ये 5 प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी से हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपको दिखाते हैं इनका मतलब क्या है। आपके सामने काफ़ी सारे टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं जो कि कुछ ऐसे दिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है ना, जो एंड वाला पैराग्राफ, जो कि आइटम नंबर 2 के अंदर है, उसका पैराग्राफ है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसका मैं चाहता हूँ कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है बढ़ जाए, तो मैं इसको लार्ज कर सकता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ का लार्ज हो चुका है। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 20 पिक्सल दे दूँगा तो इसका कुछ ऐसा दिखेगा। फ़ॉन्ट साइज़ जो है प्रॉपर्टी हो, जिसकी वैल्यू देने के डिफरेंट तरीके हैं। वैल्यू हम काफ़ी सारे तरीके से दे सकते हैं। एक तो हम दे सकते हैं कि इस बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है लार्जर, मीडियम, ऐसे काफ़ी सारी वैल्यूज़ आती है। तो मैं एक्स्ट्रा लार्ज कर दूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आप ऐसे भी दे सकते हैं वैल्यूज़ के ज़रिए। काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, आपको दिख रही हैं, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, आप ऐसे दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप परसेंटेज में वैल्यू दे दें। परसेंटेज में देता हूँ मैं 20%, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको 50% दे दूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको 200% दे दूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। दूसरा तरीका ये है वैल्यू देने का। तीसरा तरीका है कि आप इसको हाँ, वैल्यू दे सकते हैं रैम में। अभी हम ये देखेंगे यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, ये हम देखेंगे कि यूनिट्स कैसे होते हैं। हाँ, तो रैम क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, पिक्सल क्या होता है। अभी के लिए आप ये देखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ क्या करता है। फ़ॉन्ट साइज़ टेक्स्ट को बड़ा कर देता है, उसकी वैल्यू आप दे देते हैं 20 पिक्सल में। अभी आप पिक्सल्स में वैल्यू दीजिएगा। अभी आप रैम जो है परसेंटेज के चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ क्या करता है, टेक्स्ट को बड़ा कर देता है। अगला जो है फ़ॉन्ट फैमिली है। फ़ॉन्ट फैमिली क्या करती है कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे वेबसाइट्स में डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट्स लगे होते हैं। इवन आप मैसेज करते हैं किसी को तो वहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट नज़र आता है। व्हाट्सएप के ऊपर अलग होता है, गूगल के ऊपर अलग फ़ॉन्ट होता है, यूट्यूब के ऊपर अलग फ़ॉन्ट होता है। तो फ़ॉन्ट फैमिली ज़्यादा मैटर करती है। तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर या आप किसी टेक्स्ट के ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली लगा सकते हैं। तो वो कैसे लगानी है, आपने फ़ॉन्ट फैमिली लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पे काफ़ी सारी बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है फैमिलीज़ मिलती हैं, फ़ॉन्ट फैमिलीज़ जो आप लगा सकते हैं। जैसे कोरियर न्यू, फ्रैंकलिन, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ सेरी। लेकिन इसके अलावा अगर आप एक्सटर्नली कोई फ़ॉन्ट फैमिली लगाना चाहते हैं, गूगल फ़ॉन्ट की फैमिली या कोई और फ़ॉन्ट ऑसम की फैमिली, जो कि हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कैसे आप डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिली लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली ये होती हैं जो आप लगा सकते हैं ऐसे करके, और ये देखिए इसका फ़ॉन्ट जो है थोड़ा-सा चेंज हो चुका है। तो ये था फ़ॉन्ट फैमिली का कमाल जो कि आपके टेक्स्ट को तो ये था फ़ॉन्ट फैमिली का कमाल जो कि आपके टेक्स्ट को, आपके एचटीएमएल के एलिमेंट को, जो आपकी कंप्लीट वेबसाइट को फ़ॉन्ट चेंज कर सकता है, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ केस हम बेसिकली यहाँ पे भी कर सकते हैं कि यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा दिया और यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करें, और यहाँ पे मैंने एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ यूज़ कर लिया। तो ये देखें आप पूरी वेबसाइट का फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो चुका है। तो ये था फ़ॉन्ट फैमिली। अब आगे हम बात करते हैं फ़ॉन्ट वेट की। फ़ॉन्ट वेट क्या करता है कि आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है या लाइट कर देता है। मतलब कि आपका टेक्स्ट अभी कुछ ऐसा दिख रहा है सिंपल सा, अगर इसको थोड़ा बोल्ड करना है तो 500 आप दे देंगे तो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली लगी हुई है। ये देखेंगे थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है। ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है, लेकिन ये थोड़ा सा बोल्ड है। अगर इसको थोड़ा और ज़्यादा बोल्ड करना तो 900 दे दे, तो थोड़ा और बोल्ड हो जाएगा। इसकी वैल्यू देने के भी काफ़ी तरीके हैं। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट आप वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, आप बोल्ड कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। जैसे मैं बोल्ड करता हूँ, बोल्डर करता हूँ, लाइट कर सकता हूँ, लाइटर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे नेमिंग कन्वेंशंस में भी वैल्यू है। दूसरा तरीका है कि आप नंबर में वैल्यू दे सकते हो, 600 दे सकते हो, 900 दे सकते हो। इसके अलावा 500 दोगे तो आप बोल्ड होगा, 500 से पीछे 200 दे सकते हो। ऐसे आप डिफरेंट वैल्यूज़ भी दे सकते हो, ठीक है। पिक्सल में वैल्यू भी दे सकते हो आप। वैल्यूज़ देने के काफ़ी सारे तरीके हैं जो हम यूनिट्स में सेक्शन में देखेंगे कि आप किसी न काफ़ी तरीके से वैल्यू दे सकते हो।
तो ये था फॉन्ट वेट जो कि आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देता है। आगे हम बात करते हैं टेक्स्ट अलाइन की, जो कि टेक्स्ट अलाइन मतलब कि सिंपल सा काम है कि आपके टेक्स्ट को अलाइन कर देगा। जैसे मैं हेडिंग टैग है उसको सेलेक्ट करते उसको मैं सेंटर में करना है तो टेक्स्ट अलाइन यूज़ कर लूँगा, मैं सेंटर कर दूँगा। और अगर मेरे पास पैराग्राफ है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको मैं टेक्स्ट लाइन करना चाहूँगा, टेक्स्ट लाइन जो होता है तो इसको मैं करना चाहूँगा राइट, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ राइट हो चुके हैं। ऐसे हम लेफ़्ट करना चाहेंगे तो ये लेफ़्ट पे आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट लाइन क्या करता है, आपके पैराग्राफ को, आपके एचटीएमएल एलिमेंट को, आपके टेक्स्ट को जो है वो अलाइन कर देता है सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है वो है जस्टिफाई। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, वैल्यूज नजर आएंगी, सॉरी प्रॉपर्टीज कह दी वैल्यू। जस्टिफाई है, एंड है, राइट है, लेफ्ट है, स्टार्ट है, सेंटर है। आप इन सारी प्रॉपर्टीज को टेस्ट करें और प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी। इसके इतना मैटर नहीं करता, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है लाइन हाइट। लाइन हाइट सिंपल नाम से जो है वो जाहिर है कि आप, एक मिनट में यहाँ पे पैराग्राफ थोड़ा और बड़ा करता हूँ, पैराग्राफ लोरम 50 करता हूँ उसको। ठीक है, तो ये आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है काफ़ी सारा बड़ा। इन दोनों की लाइनें हैं ना, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, इनमें थोड़ा सी स्पेसिंग जो है कम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पैराग्राफ में स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा आ जाए, ठीक है, लाइन्स में, 2 लाइन्स में स्पेसिंग ज़्यादा आ जाए, तो आप लाइन हाइट का यूज़ करते हैं, पैराग्राफ का यूज़ करेंगे। लाइन हाइट लिखेंगे आप और यहाँ पे 10 पिक्सल दे सकते हैं। ठीक है, और 20 पिक्सल दे सकते हैं। इसके अलावा आप 50 पिक्सल देना चाहें दे सकते हैं। इसके अलावा आप रैम में वैल्यू दे सकते हैं, परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हैं। 10% दूंगा तो ऐसा दिखेगा आपको, 102% करूँगा तो ऐसा दिखेगा आपको। तो आप वैल्यू कैसी भी फॉर्मेट में दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं, नंबर्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, वैल्यू से मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी आपको समझ आनी चाहिए। लाइन हाइट क्या करती है, आपकी 2 लाइन्स को या 2 से ज़्यादा लाइन्स को पैराग्राफ में जिसका आप सिलेक्ट कर रहे हैं उनको स्पेसिंग देती है। लाइन हाइट का मतलब सिंपल सा यही था। तो ये थी टेक्स्ट की जो है कुछ प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। चैट जीपीटी के ऊपर जाएँ तो और वेबसाइट्स हैं जैसे W3 स्कूल हो गया, इसके ऊपर जाएँ आप, मैं इसका रेफरेंस आपको देना चाहूँगा। आप इसके ऊपर जाएँ, आप इसके ऊपर कंप्लीट की है CSS काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ सीख सकते हैं। जैसे कि CSS के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं ये कोर्स आपको सिखा रहा हूँ वो भी इसी से रेफरेंस लेके सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी के लिए आप ये वीडियो में अगर आप बिगनर हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसको समझें, प्रोजेक्ट्स बनाएँ। आप, मैं गारंटी देता हूँ आप जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना वो इस वीडियो में बताए गए टॉपिक्स में से ही प्रोजेक्ट होगा। जितने भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स 99% प्रोजेक्ट। ठीक है, और काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो एडवांस होते हैं, उनमें काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा यूज होते हैं जो कि इस वीडियो में नहीं पढ़ाई जाएंगी, जो आप एडवांस टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। अभी आपके सामने कंटेनर है जिसमें बैकग्राउंड कलर लगा हुआ जो कि फुल विड्थ घेर रहा है और यह दिख रहा है। आप चाहते हैं कि मेरा जो है मार्जिन आ जाए ऊपर से, तो आप मार्जिन दे सकते हैं टॉप से। मार्जिन टॉप एक प्रॉपर्टी होती है जिसका हम दे सकते हैं 20 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, मार्जिन टॉप दे देगा, टॉप से मार्जिन आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मार्जिन जो है वो लेफ्ट से आए तो आप उसको 20 पिक्सल की बजाय 50 पिक्सल दे सकते हैं और ये मार्जिन लेफ्ट से आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कि मार्जिन आप टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से दे सकते हैं। मार्जिन राइट से देना चाहता हूँ मैं तो 50 पिक्सल दूंगा और मार्जिन राइट से आ जाएगा। मार्जिन का सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपने कंटेनर के बाहर से, आउटसाइड ऑफ द कंटेनर, अगर आपको स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप वो स्पेसिंग दे सकते हैं। मार्जिन का सिंपल सा मतलब है आउटसाइड। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी आपको सिखाने वाला हूँ वो है पैडिंग। पैडिंग अगर मैं दूंगा ना, पैडिंग देता हूँ, मैं देता हूँ 100 पिक्सल, तब देखिएगा कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। पैडिंग का मतलब ये है कि आपके कंटेनर के इनसाइड की स्पेसिंग, और मार्जिन का मतलब ये है कि आपके कंटेनर के आउटसाइड की स्पेसिंग। मार्जिन आउटसाइड और पैडिंग जो है वो इनसाइड ऑफ द कंटेनर, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है की पॉइंट्स के मार्जिन आउटसाइड की स्पेसिंग होती है और पैडिंग इनसाइड की स्पेसिंग होती है। बाकी दोनों जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक चीज़ आपने समझनी, दूसरी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। मार्जिन का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपने मार्जिन दे दिया टॉप से, जो कि दे दिया 10 पिक्सल का, और आप चाहते हैं कि मार्जिन लेफ्ट से भी आ जाए, मार्जिन लेफ्ट से आ जाए 20 पिक्सल का, और मार्जिन राइट से भी आ जाए 20 पिक्सल का। आपने कोई ऐसा दे दी। अब चाहते हैं कि मेरे जो है ये टेक्स्ट कंटेनर जो है बिल्कुल साफ साफ लग रहा है, इसमें थोड़ी स्पेसिंग आनी चाहिए, तो आप स्पेसिंग दे सकते हैं अंदर से, कंटेनर के अंदर से। तो आप पैडिंग लिखेंगे और पैडिंग आप लेफ्ट टॉप करेंगे, पैडिंग टॉप करेंगे 20 पिक्सल, तो ये पैडिंग टॉप से आ जाएगी। देखिए टॉप से पैडिंग आ चुकी है, स्पेसिंग आ चुकी है। अगर आप पैडिंग
लेफ्ट करेंगे तो आप चाहते हैं कि 50 पिक्सल दे दूँ, ये 50 पिक्सल लेफ्ट से जो है वो स्पेसिंग इसने ले लिया है, ये देखें स्पेसिंग आ चुकी है। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो आप फिर देखें और इसको लगाऊंगा तो आप फिर देखें, समझ आ गई है कि ये पैडिंग लेफ्ट से आती है। पैडिंग बॉटम से देना चाहें तो 20 पिक्सल पैडिंग बॉटम से आ जाएगी, तो पैडिंग बॉटम से ऐसे कोई दिखेगा। पैडिंग राइट से देना चाहेंगे तो फिर पैडिंग राइट से 50 पिक्सल देता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि मैंने अब आउटसाइड भी स्पेसिंग दी और इनसाइड भी स्पेसिंग दे दी है। तो यही था पैडिंग और मार्जिन का कॉन्सेप्ट, जो कि अगर आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लिखकर मेरा काम हो जाए, तो आप मार्जिन लिख सकते हैं। एक मार्जिन सिंपल प्रॉपर्टी आती है जो कि आपसे दिखती है। इसमें टोटल 4 वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, 2 वैल्यूज़ भी आ सकती है और 1 वैल्यू भी आ सकती है। एक वैल्यू देंगे ना आप 50 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों से 50 पिक्सल की इसको मार्जिन दे देगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि मैं इसको अलग अलग मार्जिन दूँ, तो आप कहेंगे कि मैं टॉप से जो है 50 पिक्सल दूंगा। इसका पैटर्न ये है कि टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट, टॉप राइट, टॉप राइट, बॉटम और लेफ्ट। इसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि टॉप से आता है, फिर राइट से आता है, फिर लेफ्ट से आता है, बॉटम से आता है। तो मैंने टॉप से 50 पिक्सल दे दी है, मैं चाहता हूँ राइट से जो है वो 10 पिक्सल आ जाए और बॉटम से जो है वो 0 पिक्सल आ जाएगा, क्योंकि बॉटम को मुझे चाहिए नहीं, और लेफ्ट से मुझे चाहिए 70 पिक्सल। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि लेफ्ट से आप देखेंगे राइट से जो है 10 पिक्सल है और लेफ्ट से जो है ये 70 पिक्सल आ चुका है। तो आप ऐसे 4 वैल्यूज़ दे के चारों के चारों एक ही प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यूज़ लिख सकते हैं। आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं टॉप बॉटम से जो है वो वैल्यू अलग दे दूं और लेफ्ट राइट की अलग दे दूं, तो आप टॉप बॉटम की जो है वो 10 पिक्सल दे दूं, लेफ्ट राइट की जो है तो आप 2 वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, 1 वैल्यू भी दे सकते हैं और 4 वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। इसी तरह पैडिंग के केस में होगा, पैडिंग में भी ऐसा ही होगा। 10 पिक्सल आप देंगे ना या 50 पिक्सल आप देते हैं तो ये क्या करेगा, चारों साइड से वैल्यू ले लेगा, पैडिंग आएगी। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखे। ऐसे ही आप डिफरेंट तरीके से वैल्यू दे सकते हैं, जो कि इसका शॉर्ट हैंड था। तो ये था मार्जिन और पैडिंग। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये कुछ जो हैं प्रॉपर्टीज़ आती हैं, उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई है यहाँ पे। डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 4 आपके सामने, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और नन। इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए आपके सामने कुछ ऐसा जो है वो HTML का कंटेंट लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि अब ये हेडिंग आपको नज़र आ रही है, इसको मैं चाहता हूँ कि नज़र ना आए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, H1 को सिलेक्ट करूँगा, डिस्प्ले करूँगा और इसको नन कर दूँगा, तो ये हेडिंग मुझे नज़र नहीं आएगी। अब ये कम्प्लीटली मेरे वेब पेज से रिमूव हो चुकी है। ऐसे में किसी भी एलिमेंट को, किसी भी टैग को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन वैल्यू दे दूँगा, तो वो रिमूव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले में दूसरी प्रॉपर्टी की, वो है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब सिंपल सा है कि आप ब्लॉक की वैल्यू मैं इसमें नहीं दूंगा, क्योंकि हेडिंग जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होती हैं। डिव होगी, हेडिंग होगी, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होती है। आपने देखा होगा डिव जो है कंप्लीट अपनी जगह घेर लेता, स्पैन जो है वो जगह कंप्लीट नहीं घेरता, उसको उतनी जगह चाहिए थी जितनी लेता है वो। तो डिव क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, और स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। तो हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, CSS की मदद से अपनी प्रॉपर्टीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे, H1 लगाया मैंने और इसके अंदर मैंने डिस्प्ले लिखा और इनलाइन जो है वो मैंने क्या कह दिया, इनलाइन ब्लॉक कह दिया। तो ये क्या होगा, इनलाइन ब्लॉक बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर कुछ चीज़ टेक्स्ट लिखूंगा तो यहाँ पे शो होगा, मतलब ये एक इनलाइन ब्लॉक बन चुका है। इसको अब उतनी जगह चाहिए जितनी चाहिए होती है। जैसे इनलाइन ब्लॉक मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, तब देखेंगे कि अब ये इनलाइन ब्लॉक में क्या कर दी, ये पूरा का पूरा अपने कंटेनर में ये सेमिच रह गया। अब क्या कर रहा है कि ये सिर्फ जितना टेक्स्ट है उतनी ही बैकग्राउंड कलर आ रहा है। अगर मैं इसको इनलाइन ब्लॉक ना करूं और ये ऐसे कर दूं तो क्या करेगा, पूरी की पूरी विड्थ घेर लेगा, जो कि हेडिंग पूरी की पूरी विड्थ घेरता है। लेकिन अगर मैं इसको इनलाइन ब्लॉक लगा देता हूं तो क्या करता है, ये उतनी जगह लेगा जितनी इसको चाहिए। तो ये स्पैन बन चुका है। आप CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से इसको डिव और स्पैन, इसकी मैनिपुलेशन कर सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से। इसको ब्लॉक बना सकते हैं, इसको इनलाइन ब्लॉक बना सकते हैं, इसको नन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी डिस्प्ले प्रॉपर्टी जिसमें हमने देखा कि आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने HTML के एलिमेंट्स को, उसको इनलाइन बना सकते हैं, इसको ब्लॉक बना सकते हैं, उसको नन कर सकते हैं। तो यही था डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जो कि काफ़ी सारी यूज़ होती है अगर आपने काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उनको मैनिपुलेट करना है, किसी को जो है वो इनलाइन बनाना है, किसको ब्लॉक बनाना है। आगे हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें है पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी क्या करती है, पोजीशन के लिए काम आती है। जैसे कि आपके सामने, एक मिनट में आपको इसको रिमूव करके, इन चीज़ों को रिमूव करके मैं आपको कुछ 2 कंटेनर बना कर दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। गिव डॉट
बॉक्स। ये मेरे सामने एक बॉक्स बना हुआ है, डॉट बॉक्स। हाइट इसकी जो है वो 400 पिक्सल है और विड्थ इसकी जो है वो 400 पिक्सल है और बैकग्राउंड जो है वो इसका है ग्रीन। तो ये आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसमें अगर मार्जिन लगाना चाहेंगे तो मार्जिन 20 पिक्सल कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब साइज थोड़ा सही पे आ जाएगा, बिल्कुल कोने में चिपका नहीं रहेगा। अगर आपके सामने कुछ ये ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाऊंगा, उसका नाम है पोजीशन की रिलेटिव प्रॉपर्टी। आप चाहते हैं कि आपका जो है ये डिव, इसको मैं यहाँ से यहाँ पे ले जाऊँ, मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यू जो है वो कम करता हूँ, 200 करता हूँ, इसको भी 200 करता हूँ ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, आपको समझ आएगी। मार्जिन हटा देता हूँ उससे। अगर आपके सामने ये डिव कुछ है, आप चाहते हैं कि इसको मैं मूव करके यहाँ पे ले जाऊँ, तो आप मूव कर सकते हैं पोजीशन से। पोजीशन आप दे सकते हैं अपने अपने बॉक्स की, अपने एलिमेंट की, अपने टैग की पोजीशन दे सकते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी से। इसको रिलेटिव कर देंगे आप। अब पोजीशन प्रॉपर्टी जब आप लगाते हैं ना, इसमें टोटल 4-5 वैल्यूज आती हैं। रिलेटिव आती है, एब्सोल्यूट आती है, फिक्स्ड आती है, स्टैटिक आती है, स्टिकी आती है। टोटल 5 वैल्यूज आती हैं, ठीक है। रिलेटिव मैंने इसको कर दिया। रिलेटिव का मतलब ये है कि आपका जो एलिमेंट है वो यहीं पर रहेगा, मतलब कि वर्चुअली आप कह सकते हैं कि एक दो बंदे हैं और वो जो है एक बंदा जो है वो उसका रूह जो है, रूह एक इंसान है, उसकी रूह जो है पॉइंट ए पे खड़ी है और वो एक्चुअली में पॉइंट बी पे खड़ा है। लेकिन जो आम जो दूसरे बंदे नज़र देख रहे होंगे ना उसको, तो उसको लगेगा कि पॉइंट ए पे ही है। इसका मतलब ये है, मैं आपको जब एब्सोल्यूट पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ आएगी। एक मिनट, रिलेटिव आप समझते हैं। रिलेटिव जब आप लगाते हैं ना पोजीशन, तो आपके सामने 4 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा खुल जाती हैं। एक का नाम है टॉप, एक का नाम है लेफ्ट, एक का नाम है बॉटम और एक का नाम है राइट। ये 4 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा खुल जाती हैं, जिसका आप यूज़ करके मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, अपनी डिव की पोजीशन को, एलिमेंट की पोजीशन को। मैं इसको लेफ्ट से करता हूँ 20 पिक्सल, तो ये 20 पिक्सल थोड़ा सा आगे हो जाएगा। वैल्यूज़ आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, रैम में भी दे सकते हैं, एम में भी दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं। मैं 400 पिक्सल कर दूँ तो ये 400 पिक्सल आगे कोई आ चुका है। अगर मैं इसको राइट से नहीं देता, मैं इसको देता हूँ टॉप से, टॉप देता हूँ 500 पिक्सल, तो ये अब नीचे की तरफ आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे था डिव, लेकिन ये यहाँ पे आ चुका है, सही है। तो ये हमने पोजीशन प्रॉपर्टी से अपनी डिव को, अपने एलिमेंट को पोजीशन कर सकते हैं। आप कहीं पे प्लेस कराना चाहते हैं वहाँ प्लेस करवा सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा था, कोई एग्जांपल दे रहा था कि जो जगह पे पोजीशन यहाँ पे खड़ा है वहाँ पे होता नहीं है, लेकिन वो वहीं पे लगता है। इससे एग्जांपल में आपको दूसरी चीज़ में समझाता हूँ। जैसे मैंने एक और जो है बॉक्स बनाया, Ctrl+C Ctrl+V और इसका नाम रखती है बॉक्स। कॉपी करके इसको यहाँ पे लगाया और इसका नाम रख दिया बॉक्स और इसमें इसको रेड कर दिया और इसकी भी पोजीशंस मैंने हटा दी, अभी के लगे। तो ये आपके सामने दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं। अब आप ध्यान दें, ये जगह तो खाली है, तो मेरा बॉक्स 2 जो है वो यहाँ पे आना चाहिए था ना। यहाँ पे क्यों नहीं आया, नीचे क्यों आया? वो नीचे इसलिए आया क्योंकि ब्राउज़र को ऐसा लग रहा है कि बॉक्स नंबर 1 जो है, जो मैंने ये बनाया है, उसकी एक्चुअल पोजीशन ये है। मतलब वो यहाँ है नहीं, यहाँ, लेकिन यहाँ है। जैसे कि उसकी एक्चुअल जो है वो रियल, ब्राउज़र को ऐसा लग रहा है कि वो उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे है। मतलब रिलेटिव का कमाल ये होता है कि आपकी जो चीज़ जहाँ पे होती है ना, जिसकी पोजीशन जहाँ पे लगनी होती है वो वहीं पे लगता है, अपनी जगह घेर के रखता है, वो अपनी जगह किसी को देता नहीं, ठीक है। जबकि एब्सोल्यूट के केस में ऐसा है कि अगर इसको आप एब्सोल्यूट कर देंगे ना, तो ये एब्सोल्यूट से करेगा कि अब ये ब्राउज़र के जो डिव का जो कंटेनर है ना, बॉक्स मॉडल है, उससे निकल चुका है बाहर। अब ये कह रहा है कि मैं अपना आज़ाद घूमूंगा, मेरे ऊपर तुम्हारे कानून अप्लाई नहीं हो। मैं अब आज़ाद हूँ, मेरे ऊपर कोई कानून अप्लाई नहीं होंगे, मेरे ऊपर चाहे मेरी कोई जगह नहीं है, मैं कहीं भी आके बैठ सकता हूँ, कहीं भी खा सकता हूँ, कहीं पी सकता हूँ। अब ये इसको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी दी है ना मैंने, तो अब ये ब्राउज़र के ऊपर आ चुका है। अब मैं कुछ भी दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये देखें, ग्रीन जो है ये रेड के ऊपर आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि अब ये फ्री है, अब ये किसी के ऊपर भी आ सकता है। अगर मैं इसको लेफ्ट करूँगा 20 पिक्सल तो ये थोड़ा सा साइड पे हो जाएगा। अगर मैं इसको टॉप करूँगा 20 पिक्सल तो ये थोड़ा सा टॉप से भी 20 पिक्सल आ जाएगा साइड पे। तो ये होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है कि अपनी जगह छोड़ देता है, अपने रूल्स और रेगुलेशन अलग बना लेता है। अब ब्राउज़र के पीछे नहीं रहता, अपने पेज जो अपने रूल्स लिखे हुए हैं ना उसके पीछे नहीं रहता। अब ये अलग हो चुका है। अब ये एक आप ये समझ लें कि आपके सामने एक डब्बा पड़ा है ना, उसके ऊपर एक और डब्बा पड़ा है, तो ये वैसा हो चुका है।
ये नहीं कि डब्बा पड़ा उसके बाद साइड पे डब्बा पड़ा इसके बाद साइड पे डब्बा पड़ा है, ऐसे नहीं होगा। जबकि रिलेटिव क्या करता है, रिलेटिव अपनी जगह बरकरार रखता है, अपनी जगह किसी को नहीं देता, बेशक वो जितना मर्जी आगे पीछे मूव हो जाए, मतलब वो जहाँ मर्जी चला जाए, लेकिन उसकी जगह रिजर्व रहेगी। ये ऐसा ही है कि आपने एक सीट पे बैठे थे और आप सीट पे नहीं बैठे, अब कोई बंदा आके आपकी सीट पे बैठ नहीं सकता, क्यों? आपने वो जगह रिजर्व कर ली है। तो रिलेटिव क्या करता है, अपनी जगह रिजर्व कर लेता है, किसी को आने नहीं देता। जबकि एब्सोल्यूट क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है, अब वो फ्रीली कहीं भी घूम सकता है, उसको कोई जो है परवाह नहीं है, वो कहीं भी जाके बैठ सकता है, किसी के ऊपर बैठ सकता है। तो ये था रिलेटिव और एब्सोल्यूट का गेम। अभी हम समझते हैं तीसरी चीज़ जो है फिक्स्ड। तीसरी वैल्यू है पोजीशन की जो है फिक्स। फिक्स्ड का मतलब सिंपल सा है कि ये चीज़ अब यहाँ पे फिक्स रहेगी, अब ये यहाँ से मूव नहीं होगी, चाहे जितने मर्जी आंधी आए तूफान आए, ब्राउज़र में जो मर्जी चेंजेस आए, उसमें ये चीज़ जगह यहाँ पे बैठा है ना, तो ये यहीं पे बैठा रहेगा, इसने यहाँ से नहीं हिलना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पैराग्राफ लगाया उसमें लोरम 5000 वर्ड का मैंने एक पैराग्राफ लगा दिया। अब ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, स्क्रॉल तो हो रहा है ये, लेकिन जो इसकी पोजीशन है ना, ये यहीं पर ही है। अब ये पैराग्राफ के ऊपर आ चुका है पोजीशन, अब ये अलग पैराग्राफ नहीं ले रहा जगह, पैराग्राफ के ऊपर है, और ये स्क्रॉल करूंगा तो इसकी पोजीशन यहीं पर रहेगी, पैराग्राफ मूव करता रहेगा। मतलब ये बॉक्स के अपने ब्राउज़र अपने पेज के ऊपर आके बैठ गया है, और अब ये पक्का पक्का यहीं पर रहेगा। तो फिक्स्ड क्या करता है, अपनी जगह वहीं पर बरकरार रखता है। इसको हम यूज़ करते हैं नैव बार्स में। अब हमें कई बार नैव बार देखे होंगे, स्क्रॉल करते हैं तो नैव बार ऊपर चिपका रहता है, तो नैव बार में यूज़ करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है स्टिकी। स्टिकी क्या करती है कि अभी आपको जो कोई है दिख रहा है, ठीक है, स्टिकी क्या करती है कि कुछ अमाउंट के बाद ना आप जाते हैं कि जब मेरा वैल्यू जो है वो, जब मेरा स्क्रॉल जो है, मतलब ये चीज़ जो है टॉप से 50 पिक्सल पे हिट होना, तो ये स्टिक हो जाए। अब जैसे मैं 50 पिक्सल, मतलब ये देखिए 50 पिक्सल का है ना यहाँ पे स्पेस, जैसे 50 पिक्सल हिट हुआ है तो ये अब ये यहीं पे फिक्स रहेगा। स्टिकी का मतलब सिंपल सा है, फिक्स का मतलब तो ये है ना कि जो चीज़ मैंने लगा दी वहीं पक्का पक्का फिक्स रहेगा। स्टिकी थोड़ी सी जो है वो कंपनसेशन दे देता है, वो कहता है कि चलो आप इतने पिक्सल का जो है वो ले लो, जब इतना पिक्सल हिट होएगा तो फिर मैं जो है फिक्स हो जाऊँगा। ये भी नैव बार में यूज़ होता है, जो कि आप नैव बार देखे होंगे कि वो जब थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो नैव बार जो है वो गायब हो जाता है, लेकिन थोड़ा और आगे स्क्रॉल करते हैं तो नैव बार ऊपर आ जाता है, स्टिक हो जाता है। तो स्टिकी हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप किसी डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टिक कर सकते हैं। फिक्स को हम काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जो कि अगर आपको चाहते हैं कुछ चीज़ ऐसी है कि फिक्स रहे तो वो हम फिक्स यूज़ करते हैं। ऐसी पोजीशन की डिफरेंट वैल्यूज़ थी, रिलेटिव थी, एब्सोल्यूट थी, फिक्स थी, स्टिकी थी, ठीक है। तो ये अभी हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो आपको ये चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ आ, अभी आपको शायद समझ आ रही है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी आपको। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक की, जो कि है फ्लेक्स बॉक्स। इसके बाद हम यूनिट्स के बारे में सीखेंगे, जो कि सबसे ऊपर ही था, लिखा हुआ था, मैंने यूनिट्स मैंने पढ़ाई नहीं, मैंने कहा एंड में पढ़ाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो अभी हम फ्लेक्स बॉक्स समझते हैं। फ्लेक्स बॉक्स जो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS में, क्योंकि आप जितनी वेबसाइट्स बनाते हैं ना उसमें फ्लेक्स बॉक्स ज़रूर यूज़ होता है, या तो फ्लेक्स बॉक्स या तो ग्रिड। ग्रिड में कवर नहीं कर रहा हूँ कि या तो फ्लेक्स यूज़ कर लें या तो ग्रिड यूज़ कर लें। जो बंदा ग्रिड यूज़ कर रहा है फ्लेक्स यूज़ नहीं करता, या फ्लेक्स यूज़ करता तो ग्रिड यूज़ नहीं करता। अब ये आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ते हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है। फ्लेक्स बॉक्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम सीखेंगे। फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग इसकी करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। अभी आप देखें कि मेरे पास ना एक कंटेनर है, जिसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ बैकग्राउंड कलर रेड का, ठीक है। मार्जिन दे रहा हूँ इसको, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, नज़र आएगा थोड़ी देर। मार्जिन दे रहा हूँ 20 पिक्सल का, और पैडिंग दे रहा हूँ इसको 20 से, ठीक है। या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम इसके अंदर बॉक्सेस बनाएंगे। डॉट बॉक्स से क्लास है, जिसको हम जो है वो हाइट दे देंगे 200 पिक्सल की,
बिट्स दे देंगे 200 पिक्सल की। और इसके अलावा इसको मैं दे देता हूँ कलर, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको, जो वो देता हूँ ग्रीन। और इसके अलावा बॉक्सेस में ना मार्जिन भी लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा ना स्पेसिंग ले ले आपस में, 10 पिक्सल की मार्जिन लगा देता हूँ। तो ये आपको टोटल 4 बॉक्स नज़र आ रहे हैं जो कि एक कंटेनर के अंदर है, ठीक है। अब इन चारों को मैनिपुलेट करेंगे, इनको चेंजेस करवाएंगे, स्टाइलिंग करवाएंगे। फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली यूज होता है लेआउट के लिए। आपने काफ़ी सारी टैग्स जो हैं वो सिंपल सिंपल पर आपको बेसिक बेसिक नीचे शो होते हैं। आप चाहते हैं कि उनको मैनिपुलेट करूँ, मैं थोड़ा सा साइड पे दिखाऊँ, कोई ऊपर दिखाऊँ, कोई नीचे दिखाऊँ, कोई कहाँ दिखाऊँ, कोई कहाँ दिखाऊँ, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो फ्लेक्स बॉक्स यूज होता है। आपने नेव बार में देखा होगा, नेव बार जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी ये नेव बार मैंने कोड लिखा था, अभी आपको यह दिख रहा है। अगर मैं इसके ऊपर फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक लोगो है, 4 लिंक्स हैं और एक बटन है। अभी ये ऐसे ही सिंपल दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, ऐसे ही यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं वो नीचे की तरफ दिख रहे हैं आपको। अब इनको मैनिपुलेट करके मैं क्या करूँगा, इनको लाइन बाय लाइन ऐसे ले आऊँगा जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, कंटेनर जो है ना, अब चारों इसके चिल्ड्रन ना, चारों को मैनिपुलेट करना है मैंने, तो मैं कंटेनर के ऊपर फ्लेक्स बॉक्स लगाऊंगा। जो पेरेंट एलिमेंट होता है ना, जिसके अंदर चाइल्ड चिल्ड्रंस हैं, उसके ऊपर हमेशा फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर ये कंटेनर एक पेरेंट है, इसके 4 चिल्ड्रन है बॉक्सेस, तो मैं डिस्प्ले लिखूंगा और उसके ऊपर फ्लेक्स लगा दूंगा। अभी तक आपने डिस्प्ले नन देखा था, डिस्प्ले नन ब्लो देखा था, अब आप देख रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं ना, तो क्या होता है, इसके ऊपर फ्लेक्स की पावर आ जाती है, ठीक है। फ्लेक्स की पावर क्या होती है, अब इसके ऊपर आप डिफरेंट फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसे डिफरेंट फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते तो अप्लाई ना होती, लेकिन आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है तो आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया तो बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेट होती हैं CSS में, जैसे कि जस्टिफाई जो है वो इसको फ्लेक्स ट्रैक्शन रो कर देता है, तो ये फ्लेक्स ट्रैक्शन रो आ सकता है। हम देखते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फ्लेक्स ट्रैक्शन कॉलम कर देता हूँ एक करिए। अभी आपको जो कुछ आया दिख रहा है, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया। अभी आप इसको प्रॉपर्टी को ना देखें मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। अब हम समझते हैं एक सबसे पहली प्रॉपर्टी, उसका नाम है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करती है कि आपके जो आइटम्स हैं ना उसकी डायरेक्शन डिफाइन करती है। मैंने अभी कॉलम लगाया तो ये कॉलम की वाइज आ रहा है, ठीक है, कॉलम की वाइज आ रहा है। अगर मैं इसको रो कर दूंगा तो ये रो की वाइज आ जाएगा। तो ये अब रो में आ चुका है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 टोटल रो में आ चुकी है। तो ऐसे फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करती है, आपकी आइटम्स की, कंटेनर के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करती है, उनको मैनिपुलेट करती है कि आपने कॉलम लगाना है या फिर रो लगाना है। बाय डिफ़ॉल्ट जब फ्लेक्स लगाते हैं तो आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्लेक्स डायरेक्शन। इन केस आपने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगानी है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो इस तरह आप फ्लेक्स डायरेक्शन लगा सकते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद ही ये सारी प्रॉपर्टीज़ अनलॉक हों, सही है। उसके बाद अब हम जो है वो तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, उसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब है, इसको मैं सेंटर करता हूँ तो फिर सेंटर हो जाएंगे। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस कंटेनर को बड़ा कर देता हूँ, दूसरा करता हूँ, तीसरा करता हूँ को कंट्रोल किया। अभी आप देखेंगे कि आपको जो है आइटम्स यहाँ पे कोने में नज़र आ रही हैं। हम चाहते हैं कि इसको टोटल चारों आइटम्स को मैं अलाइनमेंट दे सकता हूँ। जैसे कि आप टेक्स्ट लाइन देखा था ना सेंटर, वैसे ही फ्लेक्स बॉक्स ने अपने चिल्ड्रन को अगर आपने अलाइनमेंट देनी है तो आप जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है कि ये आपकी जो हॉरिजेंटली जो है अलाइनमेंट है उसको करता है। हॉरिजेंटली अलाइनमेंट, जैसे आपने टेक्स्ट को लाइन किया था, टेक्स्ट लाइन सेंटर लेफ्ट राइट, तो वो हॉरिजेंटली था ना, तो वैसे ही हॉरिजेंटली आप फ्लेक्स बॉक्स में अपने पेरेंट के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अलाइन कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट की मदद से। जैसे मैं इसको सेंटर करता हूँ तो ये सारे एलिमेंट्स सेंटर में आ जाए, जैसे आपके सामने सेंटर में आ चुके हैं। अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो ये राइट में चले जाए, तो ये राइट में जा चुके हैं। ऐसे ही आप हॉरिजेंटली जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने कंटेनर के सारे चिल्ड्रंस को, ठीक है। तो ये थी जस्टिफाई कंटेंट। अब बात करते हैं आपने वर्टिकली कैसे मैनिपुलेट करना है। वर्टिकली मैनिपुलेट करने के लिए मैं एक मिनट के लिए इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको वर्टिकली समझा सकूँ। 6 मीटर से अब आप देखेंगे कि वर्टिकली जो है तो ऊपर है। वर्टिकली अपने अलाइनमेंट जो है वो इसको मैनिपुलेट करनी है तो आप जस्ट अलाइन आइटम का यूज़ करेंगे। अलाइन आइटम एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स की है जो यूज़ होती है फ्लेक्स बॉक्स में,
ठीक है। अगर आप फ्लैक्स बॉक्स लगाएंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। अलाइन आइटम का कर दिया आपकी वर्टिकली अलाइनमेंट सेट कर दिया है, इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। बेसलाइन आ जाती है, बेसलाइन का कर देगी सबसे एंड में ले जाएगा इसको। एक मिनट एंड लगाता हूँ तो ये एंड में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको सेंटर में करेंगे तो ये क्या करेगा, सेंटर में आ जाएगा। और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर में करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये आप देखिए कि इस चीज़ को आपने कैसे सेंटर में लेके आ चुकी है। अगर मैं इसको हटा दूंगा ना तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। एक मिनट आपको दिखाएगा। अब ये अब मैंने हटा दिया ना डिस्प्ले फ्लैक्स को, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आप देखिए कैसे मैनिपुलेट किया था मैंने, तो ये मैनिपुलेट करके मैं इसको कैसे यहाँ पे ले आया। सही है। तो आप ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अपने आइटम्स की जो कंटेनर के चिल्ड्रन हैं उन सबको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सही है। आगे हमने फ्लैक्स डायरेक्शन भी देख लिया। अब एक और लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है गैप। आपने इन चारों आइटम्स में गैप लगाना है ना, तो अब गैप लगा सकते हैं। 50% का गैप दूंगा तो ये गैप थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए अब इनमें चारों में गैप आ चुका है। ऐसे ही आप डिफरेंट आइटम जो होती है ना, पेरेंट कंटेनर एक कंटेनर है ना, पेरेंट है, इसके चिल्ड्रन जितने भी हैं, चिल्ड्रंस के एक एक चिल्ड्रन में स्पेसिंग ऐड करने के लिए आपस में आप गैप प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्पेसिंग ऐड हो जाती है। गैप को आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, जैसे मर्जी देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था फ्लैक्स ब्लॉक जो कि आपको समझ आ चुकी होगी। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको और समझ आएगी। प्रैक्टिस आप जितनी मर्जी से कर लें, आप जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। सही है। अब हम अपनी लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, और लास्ट टॉपिक का नाम है यूनिट्स। मैंने आपको कई बार बताया है कि आप जो है वैल्यूज़ जो है पिक्सल में भी दे सकते हैं, इसके अलावा परसेंटेज में भी दे सकते हैं, इसके अलावा आप जो है वो रैम में भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसको 40 रन करता हूँ तो ये कुछ इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है और तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे मैं इसको देता हूँ 4M, तो ये कुछ ऐसे 4-5 वैल्यूज आती हैं। और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं इसमें, जैसे रैम हो गया, पिक्सल हो गया, परसेंटेज हो गया, VH हो गया, VW हो गया, ठीक है। बेसिकली टोटल 5 यूज होती हैं, तो हम इन 5 को सीखते हैं। पहले हम समझते हैं पिक्सल की। पिक्सल जो है एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि ना चेंज होगी और ये पक्की पक्की लग जाती है। जैसे मैंने 100 पिक्सल कर दिया है ना इसको, अब मैं स्क्रीन को बेशक मोबाइल में देख लूँ या फिर मैं स्क्रीन को जो है बड़ी स्क्रीन में देख लूँ, पिक्सल का करेगा कि इसकी हाइट की जो है वो हाइट को फिक्स रखेगा, 100 पिक्सल ही रखेगा इसको। पिक्सल हम यूज़ करते हैं ऐसे चीज़ों में जहाँ जाते हैं कि अपनी जो है वो जो वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी, बेशक मोबाइल आ जाए, बेशक जो है वो कोई और चीज़ आ जाए। इसका हम यूज़ कर सकते हैं किसी काफ़ी सारी चीज़ों में, जिसमें हम चाहते हैं कि जो मोबाइल पे भी जो व्यू दिखेगा, जो लैपटॉप पे दिखेगा, जो मोबाइल पे दिखेगा, वो सारा व्यू जो है फिक्स रहेगा, उसमें कोई चीज़ नहीं आएगा, कोई छोटा बड़ा टेक्स्ट, कोई बड़ा बड़ा टेक्स्ट नहीं आएगा। फिक्स चीज़ें लगाने के लिए हम पिक्सल का यूज़ कर सकते हैं। सही है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज क्या करता है, ये भी काइंड ऑफ पिक्सल की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज एडवांस चीज़ आती है। इसमें आप क्या करते हैं, पिक्सल ले लेते हैं, आप कहते हैं कि मैं 1% दूंगा, तो ये 1% कोई है दिखेगा आपको। आप 2% दे सकते हैं, ये कोई है दिखेगा। टोटल 100 तक वैल्यू होती है, टोटल 200 तक भी आ सकती है वैल्यू। जब देखेंगे कुछ है दिखेगा, ठीक है। आप परसेंटेज में वैल्यू देंगे, आप पिक्सल में नहीं जाते, परसेंटेज में जाते हैं, परसेंटेज में आप दे सकते हैं वैल्यू, ठीक है। जितनी मर्जी पड़ता है परसेंटेज वैल्यू दे, आप दे सकते हैं उसको, ठीक है। हाँ अभी आप देखते हैं परसेंटेज वैल्यू, तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज आप परसेंटेज में दे सकते हैं। अब इसलिए हम बात करते हैं VH और VW, 4 टोटल। हाइट अगर आपने देनी है ना VH में, हमेशा हाइट के लिए आप यूज़ करते हैं VH को, क्योंकि VH का फुल फॉर्म होती है व्यू पोर्ट हाइट, और VW की फुल फॉर्म होती है व्यू पोर्ट विड्थ। अगर आपने हाइट देनी है तो आप व्यू पोर्ट हाइट का यूज़ करते हैं VH का। VH का करता है कि आपकी हाइट को डिफाइन करता है। जैसे मैं कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ दिया है 600 पिक्सल, अगर मैं इसको VH में दूंगा ना, मैं कुछ ऐसा दूंगा 60 VH, तो क्या करेगा, ये अपनी जो स्क्रीन है, टोटल स्क्रीन आपको जो अभी आपको करंटली नज़र आ रही है, ये टोटल 100 VH की स्क्रीन, ठीक है। 100 VH में से इसने 60 VH ले लिया है, तो ये है VH। अगर मैं इसको 70 VH दूंगा तो ये 70 VH इतनी जो है वो ले लेगा। इसको नहीं देना, सॉरी, 70 पिक्सल देता हूँ इसको, और इसको 70 नहीं 80 VH देता हूँ। तो ये क्या करेगा, अपने 100 VH में से 80 VH की हाइट ले लेगा, ठीक है। अगर मैं इसको विड्थ देना चाहूँगा ना, विड्थ,
तो मैं इसको विड्थ में दे दूंगा 40 VW। तो ये 40 VW मतलब टोटल 100 VW में से 40 VW ले लेगा ये। सही है। अगर मैं इसको 40% दूंगा तो ये क्या करेगा, 40% इतना ही होता है, क्योंकि 100% इतना होता है तो 40% इतना ही होता है। तो ये क्या करेगा, 40% विड्थ ले लेगा। तो ये होता है VH, VW, परसेंटेज और पिक्सल। अब हम बात करते हैं आखिरी जो है वो वैल्यू की जो यूनिट होता है उसका नाम है रैम। रैम का मतलब सिंपल सा है कि 1 रैम जो है ना वो इक्वल होता है 16 पिक्सल के। आप कभी काफ़ी ऐसा चाहते हैं कि आप ये ज़्यादा यूज़ होता है फ़ॉन्ट साइज़ में या डिफरेंट ऐसी वैल्यूज़ में जो कि मोबाइल में चेंज होंगी और बड़ी स्क्रीन पे चेंज होगी। यहाँ पे जहाँ पे HTML की जो कंटेंट है ना, जो HTML एक टैग है जो कि आपको नज़र आ रहा है, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ की वैल्यू होती है वो होती है 16 पिक्सल। आप जो कुछ भी लिखते हो ना टेक्स्ट, अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ नहीं देते तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो है 16 पिक्सल। ठीक है, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे H1 लगा देता हूँ। अरे सही है। और यहाँ पे H1 सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लगाता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ 1 रैम। 1 रैम देने से पता क्या हुआ, इसकी हेडिंग जो है 1 रैम हो चुकी है। अगर मैं इसको इसके अंदर पैराग्राफ लगाता हूँ, कोई दिखाता हूँ पैराग्राफ, लोरम 20, और यहाँ पे पैराग्राफ लगा के फ़ॉन्ट साइज़ जो है 1 रैम करूँगा। अब देखेंगे पैराग्राफ में कोई फ़र्क ही नहीं आया, हेडिंग में फ़र्क आया, पैराग्राफ में फ़र्क नहीं है। पैराग्राफ में फ़र्क इसलिए नहीं आया क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 16 पिक्सल होती है जो कि HTML के टैग के बराबर होती है। मतलब 1 रैम जो है बाय डिफ़ॉल्ट होती है। कितने भी एलिमेंट आप लिखेंगे ना हेडिंग्स के अलावा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी बड़ी होती हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी होती है ना वो हेडिंग्स ऑलरेडी बड़ी होती है। मतलब ये अगर मैं 2 रैम लगा दूंगा ना तो ये क्या होगा, 16 × 2 = 32 पिक्सल। अब फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 32 पिक्सल के बराबर है। या तो आप जो है वो इसको ऐसे लिख दें 32 पिक्सल, या तो आप इसको 2 रैम लिख दें, एक ही बात हो। ठीक है। रैम क्या करता है, ये यूज़ होता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। आपने फ़ोन साइज़ को रिस्पॉन्सिव करना है ना, आप चाहते हैं कि मोबाइल में कुछ थोड़ा और बड़ा लिखे, छोटी मोबाइल से थोड़ा और छोटा दिखे, तो अब ऐसा है रैम का यूज़ करके इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को, या और डिफरेंट चीज़ों में जब यूज़ होगा ना रैम, तो आपको समझ आएगी इसका यूज़ किस अच्छे तरीके से। अभी आप यही याद रखें कि रैम CSR में एक रैम होता है। ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स सीखे हैं, CSR क्या होती है, स्टाइलिंग कैसी होती है। अभी मैं आपको एक प्रोजेक्ट रिकमेंड करने वाला हूँ, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, ये वाला प्रोजेक्ट, ये मैं आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है ना, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया था अपनी लास्ट वीडियो पे। आप जो है आप मेरी वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर क्लिक करके ना आप इस प्रोजेक्ट को बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में प्रोजेक्ट नहीं बना सकता मैं। अगर भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अलग प्रोजेक्ट बनाया हुआ है मैंने, वो आप वीडियो क्लिक करें और प्रोजेक्ट बनाएं। इस प्रोजेक्ट में मैंने सारी चीज़ें जो जितने कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाए हैं ना, वो सारे के सारे यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको CSS और ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।